Hello everyone, welcome to the Legal Files. I am Manmohan Jaiswal, serving as an assistant professor in the Department of Higher Education, Rajasthan Government. लास्ट वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस किया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो में आगे के जो फीचर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सिक्स्थ फीचर इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर मेंशन है। अब ये जो फंडामेंटल राइट हैं हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कब आया था यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। वो आया था 1787 के अंदर, जो लागू हुआ 1789 के अंदर। अगर कोई और स्पेसिफिक पूछे कि यूएसए के कौन से पार्ट से इसे बोरो किया है, तो आपका आंसर होगा कि यूएसए के अंदर जो स्टार्टिंग के 10 अमेंडमेंट हुए 1791, जिसको बिल्स ऑफ राइट 1791 कहा जाता है, तो पर्टिकुलर उस पार्ट से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे बोरो किया है। और इसी पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। मैग्ना कार्टा एक्चुअल में क्या है, एक इंग्लैंड का डॉक्यूमेंट है जिसे किंग जॉन के द्वारा लिखा गया। जो मैग्ना कार्टा है ये शब्द एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, ग्रेट चार्टर ऑफ 1215 के अंदर ये ग्रेट चार्टर आया, मैग्ना कार्टा आया, जो कि अधिकारों की एक नींव रखी गई या जिसे अधिकारों का फाउंडेशन कहा जाता है, और वहीं से एक प्रिंसिपल ओरिजिन हुआ, इवन द किंग इज सब्जेक्ट टू द लॉ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि दी है, क्योंकि अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इसलिए इन अधिकारों को जस्टिसिएबल राइट्स भी कहा जाता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सभी पर्सन को मिलेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पर्सन इंक्लूड्स व्हाट, सिटीजन्स, नॉन सिटीजन या फॉरेनर्स भी होंगे, लीगल पर्सन को भी मिलेंगे एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। और इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ फंडामेंटल राइट इस तरह के हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे या इंडियन सिटीजन को ही मिलेंगे। और ये क्वेश्चन लास्ट आरपीएससी के जेएलओ में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड और रेस्ट्रिक्टेड। स्टेट अगर चाहे तो वो रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगा सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इसलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रेस्ट्रिक्टेड राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, जिससे कि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। अगर स्टेट अपनी पावर का मिसयूज करेगी और अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगी तो उन स्टेट के अगेंस्ट में रिट फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर। बट 2 ऐसे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 17 जो कि बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 23 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन ये 2 आर्टिकल किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी एनफोर्स किए जा सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इन अधिकारों का हनन करता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसके अगेंस्ट भी रिट फाइल की जा सकती है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया था, जो कि इस तरह से इन आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत इस आर्टिकल 31 को और साथ ही साथ आर्टिकल 19(1) इसका एफ, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में डील करते हैं, इसे अमेंड किया और वहां से डिलीट करके आर्टिकल 300A के अंदर इंसर्ट किया, जो कि पार्ट 12 के अंदर बताए गए। तो अब हमारे पास कितने रह गए फंडामेंटल राइट? सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट हमारे पास रह गए। और
एक ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी में मैंने बहुत बार देख लिया है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है या ऑल ऑफ द अबव है। तो फंडामेंटल राइट तो ये नहीं होगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट अगर ऑप्शन में दोनों आए तो आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करोगे। वैसे ये ऑप्शन में या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आएगा या लीगल राइट आएगा। अगर दोनों आते हैं तो आप जो है सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो अधिकार होगा जो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर कहीं ना कहीं दिया होगा, और लीगल राइट ये हो सकता है कि कोई अदर लॉ है उसके अंदर अगर कोई अधिकार दे रखा है तो वो लीगल राइट की श्रेणी में आएगा। तो आर्टिकल 300A के अंदर उसे इंसर्ट किया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाएगा। फंडामेंटल राइट तो ऑब्वियस सी बात है अब नहीं रहा। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और उसे हम कंपेयर करें अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स से, तो जिस तरह से हमारे पास पार्ट 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरह से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट हुए 1791 में, वहां पर ये फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जैसे हमारे फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्टिव नेचर के हैं, जहां पर स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, लेकिन अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नेचर के हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं लगाई जा सकती। अगर अमेरिका की सरकार कोई इस तरह का कानून बनाती है जिससे कि यूएस के जो सिटीजन्स है उनका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, तो वहां पर जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रिव्यू। हालांकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। अगर हम कंपेयर करके बात करें तो अमेरिका के अंदर ये काफी स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रिव्यू माना जाता है एज कंपेयर टू इंडिया। अब अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां पर किस तरह से फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, तो जैसे हमारे पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है, यूके के अंदर तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखा हुआ। इट मींस कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो फिर क्या वहां के सिटीजन को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों, वहां पर भी लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन ना देकर वहां पर दिए जाते हैं कॉमन लॉ ट्रेडिशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के थ्रू, स्टैट्यूट्स लाइक मैग्ना कार्टा 1215, बिल्स ऑफ राइट्स, और मोस्ट रिसेंटली जो बनाया गया है वो ह्यूमन राइट एक्ट 1998, जो किसके तहत बनाया गया है? वो बनाया है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट ECHR के तहत। तो ये जो सारे कानून हैं ये वहां के सिटीजन को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वहां पर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर कोई कानून नहीं बनाए तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा, बट यूनाइटेड किंगडम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वहां पर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, तो वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं है, वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकता। वहां की जो एपेक्स कोर्ट है वो उसे सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेट कर सकती है कि वो कानून ह्यूमन राइट एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जुडिशियल रिव्यू काफी वीक है इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड यूएसए। अब अगर कनाडा की बात की जाए तो वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए जाते हैं कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम 1982 के तहत, और ये जो सारे अधिकार होंगे वो जस्टिसिएबल होंगे। अगर इन्हें वायलेट किया गया वहां की सरकारों के द्वारा तो उसे वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसे उन कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, अमेरिका में होता है, उसी तरह से। हालांकि
कनाडा के अंदर एक स्पेशल फीचर है जिसे कहते हैं नॉट स्टैंडिंग क्लॉज। ये क्लॉज जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो टेम्पररी ओवरराइड कर सकते हैं कुछ अधिकारों को फॉर अप टू 5 इयर्स। इससे ये पता चलता है कि कैनेडियन सिस्टम जो है वो कितना फ्लेक्सिबल है। वहां की लेजिस्लेचर अपने अकॉर्डिंग कुछ अधिकारों को कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर लिमिट लगा सकती है। बट इंडिया में हमारे जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसे पार्लियामेंट ओवरराइड नहीं कर सकती। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन ये है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो उस केस में पार्ट 3 के अंदर जो अधिकार दे रखे हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, बट किसी भी हालत में आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। ये बात कहां दे रखी है? ये आर्टिकल 359 के अंदर दे रखी है। अब इन शॉर्ट बात की जाए तो यूएसए के अंदर जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नेचर के हैं। इंडिया में जो राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्टिव नेचर के हैं। यूके की बात करें तो वहां पर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। अगर वहां पे पार्लियामेंट इस तरह का कोई कानून लेकर आती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ वहां की कोर्ट्स उसे इंटरप्रेट कर सकती है, उसको उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। और अगर कनाडा की बात की जाए तो वहां की जो लेजिस्लेचर है उसके पास लिमिटेड ओवरराइडिंग पावर है जो कि सिटीजन्स के राइट्स और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को बैलेंस करते हैं। आवर नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो डीपीएसपी है ये हमें बता रखी है पार्ट 4 जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंदर बताई गई है। अब ये जो डीपीएसपी है ये क्या काम करती है? स्टेट को गाइड करती है कि आप किस तरह से एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हो। नेक्स्ट, जिस तरह से फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल इन नेचर है, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब ये कि कोई भी सिटीजन कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि इस डीपीएसपी को एनफोर्स करो, बट दे आर ट्रीटेड एज फंडामेंटल इन गवर्नेंस। जब भी कोई स्टेट कोई भी लॉ या पॉलिसी बनाएगी इनको हमेशा ध्यान में रखते हुए या इनमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाएगी। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने इस पार्ट 4 को नॉवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि दी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हैं उन्होंने इस डीपीएसपी को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से बोरो किया है। और आयरलैंड ने कहां से इससे बोरो किया था? आयरलैंड ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बोरो किया था। हमारा नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4A के आर्टिकल 51A के अंतर्गत बताई गई हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसे क्यों लेकर आया गया? जिससे कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उन्हें रिमाइंड कराया जा सके कि आपकी कुछ सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जिनको आपको मानना होगा, उन्हें फॉलो करना होगा। सिर्फ ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट को एंजॉय करो, आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है ओरिजिनली 10 ड्यूटीज वर लिस्टेड। अब यहाँ ओरिजिनली का मतलब क्या है कि जब ये पार्ट 4A लेकर आए, फंडामेंटल ड्यूटीज लेकर आए, कब? 1976 के अंदर, तब हमारे पास टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया और एट प्रेजेंट टोटल 11 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमने कहां से बोरो किया है? तो ये हमने यूएसएसआर से बोरो किया है। और आपको गर्व करना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी डिटेल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर इस तरह की कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। हमारा नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सिंपल ये मतलब है कि जब भी जुडिशियल फंक्शन किए जाएंगे तो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना तो एग्जीक्यूटिव का होगा और ना ही लेजिस्लेटिव का होगा। जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट और फ्री रहेगी अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर, सो दैट जुडिशरी कैन डन इम्पार्शियल जस्टिस। और ये क्यों जरूरी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? जिससे कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन किया जा सके, हमारे जो राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ ही जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, उसे मेंटेन किया जा सके। अब वो कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करती है? तो सबसे पहले है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो जजेस अपॉइंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और कंसल्टेशन किसके द्वारा दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस के द्वारा। अब पहले ये सिस्टम चलता था कि ये जो कंसल्टेशन है इस पे प्रेसिडेंट नॉट बाइंडिंग, प्रेसिडेंट बाइंड नहीं होता था उनकी कंसल्टेशन से। उसके बाद पूरी एक केस की टाइमलाइन आई। जैसे सबसे पहले आया सकल चंद सेठ का केस, उसके बाद एसपी गुप्ता का केस जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं, उसके बाद सेकंड केस आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसे सेकंड जजेस केस कहा जाता है, और लास्ट केस आया द री प्रेसिडेंशियल केस जिसे थर्ड जजेस केस के बारे में कहा जाता है। कि ये जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई है, इसके पीछे ये कारण है कि पहले ये कंसल्टेशन बाइंड नहीं होती थी प्रेसिडेंट के ऊपर, बट इन केसेस के बाद में अब जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट किया जाएगा तो कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अपनी कंसल्टेशन देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उनकी कंसल्टेशन माननी होगी। प्रेसिडेंट शैल बाउंड बाय द कंसल्टेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। अब एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के तहत एनजेएससी सिस्टम लेकर आया गया था। एनजेएससी का मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस एनजेएससी का काम क्या था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस अपॉइंट होंगे तो उसमें अपनी कंसल्टेशन देना। अब इस एनजेएससी कमीशन में जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीजेआई, साथ ही साथ लॉ मिनिस्टर, ऑपोजिशन के लीडर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचा कि ये जो अपॉइंटमेंट का मैटर है इसमें हम इंडिपेंडेंट है, और इस तरह से एनजेएससी को लेकर आएंगे तो इससे हमारी इंडिपेंडेंसी वायलेट हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस में इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और फिर से कॉलेजियम सिस्टम की जो कंसल्टेशन है उसे लागू किया गया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही कि जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को ना खोए, उसे मेंटेन करने के लिए उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कुछ प्रोविजंस है जैसे आर्टिकल 13, 32, 136, 226 और 227। इन प्रोविजन के तहत सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगी किसका? जो लेजिस्लेटिव एक्शन है या लॉज लेकर आए हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, अगर वो एक्शन या कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? जुडिशियल रिव्यू की पावर है और वो उसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। इसीलिए केशवानंद भारती के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और आपको भी पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर से पार्लियामेंट छेड़छाड़ी नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 जो है वो भी यही कहता है कि जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और ये क्यों जरूरी है? जिससे कि फेयर जस्टिस हो सके। अगर ये सेपरेट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं बायसनेस होगी और जस्टिस नहीं हो पाएगा। एक फेयर जस्टिस के लिए इंडिपेंडेंस और सेपरेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर। आर्टिकल 129 और 215 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजन होंगे वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे। साथ ही साथ उन कोर्ट्स को ये पावर है कि वो अगर उनके डिसीजन पे कोई कंटेम्प्ट करता है या उनकी प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई कंटेम्प्ट करता है तो वो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उसे पनिश कर सकता है।
अब ये जो पनिशमेंट की पावर है ये क्या शो करता है कि कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, जिससे कि जुडिशरी की डिग्निटी मेंटेन की जा सके। और ये बात कौन से केस में बोली? सीके दफ्तरी वर्सेस ओपी गुप्ता के केस में। तो ये सारे मैटर्स हमें क्या शो कर रहे हैं कि जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन से। अब अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को यूएसए से कंपेयर किया जाए तो यूएसए में वेरी हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी के द्वारा एंजॉय की जाती है, क्योंकि इसे को इक्वल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि जैसे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मेन 3 ऑर्गन है, फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। ऐसे ही वहां पर भी 3 जो ऑर्गन है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव जिसे कांग्रेस कहा जाता है वहां पर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट होते हैं, और थर्ड जुडिशरी जो यूएस सुप्रीम कोर्ट और अदर फेडरल कोर्ट के अंदर आते हैं। अब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर ये बताता है कि ये सारी तीनों की तीनों बॉडी सेपरेट है अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कुछ ज्यादा पावर ना आ जाए, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर के तहत इनको इंडिपेंडेंट बता रखा है। नेक्स्ट इज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर फेडरल कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ सीनेट। अब इससे भी इंपॉर्टेंट और बड़ी बात क्या कि दैट once they are appointed they hold office for their whole life। बस उन्हें क्या मेंटेन करना है? गुड बिहेवियर। और इससे बड़ी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी के अंदर वो हो ही नहीं सकती। अगर आप एक बार जज बन गए तो आप पूरी जिंदगी जज बने रहोगे। सो इन कंक्लूजन इंडिया और यूएसए दोनों ही गारंटी करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस में, बट इंडिया इंश्योर करता है थ्रू द सिक्योरिटी of the tenure and the collegium system के द्वारा appointment, while USA relies on life tenure, strict separation of power and the Senate confirmation. Now, what is the position in the United Kingdom of independence of judiciary? तो इसका आंसर सीधा सा अगर कहें कि बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या चलता है? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का डॉक्ट्राइन चलता है, जहां पार्लियामेंट सुप्रीम मानी जाती है। और अगर पार्लियामेंट इस तरह का कोई कानून लेकर आए जहां पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, तो वहां पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। किस सेंस में? कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के पास क्या पावर है कि वो उस कानून को इंटरप्रेट कर सकती है इन द लाइन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो यूनाइटेड किंगडम का है। लेकिन 2005 के अंदर बहुत ही बड़ा या मेजर अमेंडमेंट हुआ जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005, जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को एस्टेब्लिश किया, जिसका यह काम था कि जुडिशरी के अंदर अब कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना होकर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे इस कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा। और इसी एक्ट के तहत यूके की सुप्रीम कोर्ट है उससे क्रिएट किया गया, जो कि पहले जो सारे फंक्शंस होते थे जुडिशरी के वो कहां से होते थे? हाउस ऑफ लॉर्ड से होते थे। अब सारे के सारे फंक्शन जुडिशरी के कहां से होंगे? यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट से। ये बहुत ही बड़ा और मेजर अमेंडमेंट है। और साथ ही लॉर्ड चीफ जस्टिस को अब जुडिशरी का हेड बना दिया, जो पहले 2005 से पहले कौन था? लॉर्ड चांसलर, वहां की जो सरकार है वो जुडिशरी का हेड माना जाता था, बट अब सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड चीफ जस्टिस इज द हेड ऑफ द जुडिशरी। तो ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी अब कुछ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के फीचर्स आए हैं और ये काफी इंप्रूवमेंट या प्रोग्रेसिव स्टेप है। इन कंक्लूजन यूनाइटेड किंगडम हाईली इंडिपेंडेंट है अपने अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरी, सेपरेशन ऑफ पावर, इन सब के अंदर, बट सिर्फ एक ही कमी है कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का डॉक्ट्राइन चलता है। जुडिशरी के पास सिर्फ और सिर्फ उन लॉज को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने का अधिकार नहीं है। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कनाडा इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? तो कनाडा में जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 है
जो हमें बताता है कि जुडिशरी वहां पर इंडिपेंडेंट है, और उसे फिर से रीइंफोर्स किया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982, जिसे चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम भी कहा जाता है। साथ ही साथ सेक्शन 96 से 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 ये गारंटी देते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, जो हमें क्या बताते हैं कि दैट इज द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन द कनाडा। Even the Supreme Court of Canada is also decided in case of Valenti versus the Queen 1985 that the judiciary is independent in these matters. Along with it, the Supremacy Clause of the Constitution Act 1982 states that the Constitution is the supreme law in the Canada. और कोई भी लॉ इस तरह का हुआ जो इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है या इनकंसिस्टेंट है, तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे यह साबित होता है कि कनाडा के अंदर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट काफी हद तक अच्छा है, जो हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में भी बताता है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज सिंगल सिटीजनशिप। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, जिससे कि वन नेशन वन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया जाए, और साथ ही हमारे इंडिया की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसे भी प्रमोट किया जाए। सिटीजनशिप के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बता रखे हैं, और साथ ही पार्लियामेंट ने एक कानून बना रखा है जिससे सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहते हैं। यहां पर सिटीजनशिप के सारे प्रोविजंस मेंशन है। नाउ यूएसए की बात करें तो यूएसए में जितने भी नागरिक हैं यूएसए के, वो ड्यूअल सिटीजनशिप को एंजॉय करते हैं। कैसे कि पहला जो भी सिटीजन होगा यूएस का, वो नेशनल सिटीजनशिप भी रखेगा, और साथ ही जिस स्टेट में वो रहता है उस स्टेट की सिटीजनशिप भी वो एंजॉय करेगा। तो इसका मतलब यूएसए के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? 14th अमेंडमेंट एक्ट 1968 के तहत यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ऑल पर्सन बॉर्न और नेचुरलाइज इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन एंड देयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्टेट्स वेयर इन दे रिसाइड। तो ये जो बात है, इसका मेन जो प्रोविजन है वो यहां पर मेंशन है। यूनाइटेड किंगडम जो यूनिटरी स्टेट है, जो बना है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बना है। क्योंकि ये चारों के चारों सोवरेन नहीं है अपने आप में, तो इसलिए इनकी कोई सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है। यूनाइटेड किंगडम क्या ऑफर करता है? ऑल फॉर दीज वन सिटीजनशिप, दैट इज ब्रिटिश सिटीजनशिप। The UK provides only one citizenship, that is British citizenship. Citizenship is governed by the British Nationality Act 1981, जिसे legally हम British citizens कहेंगे। और साथ ही every person who is the British citizen has the same rights and the duties across the entire UK, throughout the UK, whether he is living in England, Scotland or Wales or Northern Ireland. And there is no restriction on movement, residence, employment or trade between its part. So UK offers single citizenship. Now what is the position of Canada in terms of citizenship? तो कनाडा एक फेडरल कंट्री है जहां पर 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं, जैसे कि ऑन्टेरियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कैनेडियन जो नागरिक हैं वो इनमें से कोई भी प्रोविंसेस में रहे या किसी भी उस टेरिटरी में रहे जो कनाडा के कंट्रोल के अंदर है, जो कनाडा के पार्ट में आती है, तो उसे कैनेडियन सिटीजन कहा जाएगा। उसे सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, उसे किसी भी तरह की सेपरेट प्रोविंशियल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और साथ ही ये जो सिटीजनशिप का अधिकार है वो कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम 1982 के द्वारा दिया गया है।
अब एक छोटा सा चार्ट हमने बनाया है जो कंपैरेटिवली एनालिसिस करेगा कि किस तरह से सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इन चारों के चारों देशों में लागू होता है। जैसे हमने ऊपर इतना डिस्कस किया है उसको मैंने बस सिंगल टर्म्स के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया है कि जैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यूएसए फेडरल कंट्री है, यूके यूनिटरी कंट्री है और कनाडा भी एक फेडरल कंट्री है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, यूएसए के अंदर यूएस सिटीजनशिप और उस जहां पर वो नागरिक रहता है यूएस का जिस स्टेट में वहां की सिटीजनशिप, तो इसका मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप एंजॉय करेगा हर एक यूएस का नागरिक। फिर नेक्स्ट है यूके, तो यूके में भी उसे सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, फिर वो भले ही वेल्स में रहे या स्कॉटलैंड में रहे या चारों में से कहीं पे भी रहे। नेक्स्ट है कनाडा, वहां पर भी सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, फिर वो भले किसी भी टेरिटरी के अंदर रहे या किसी भी प्रोविंसेस के अंदर रहे जो कनाडा का पार्ट मानी जाती है, उसे सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मीन्स नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। हमारे इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारा इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है। स्टेट किसी भी रिलीजन को ना तो फेवर करेगा और ना ही किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करेगा, क्योंकि स्टेट इक्वल रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन देगा हर एक रिलीजन को। अब ये जो सेक्युलरिज्म वाले प्रोविजंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ हैं? तो सबसे पहले प्रियम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर प्रियम्बल में ये सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। साथ ही आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर हमारे राइट टू रिलीजन के सारे कॉन्सेप्ट हैं, अधिकार हैं जो हमें बताते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। साथ ही आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 और 16 क्या कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू पब्लिक स्पेस, जॉब एक्सेट्रा। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि अगर आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट करते हो तो आप पे कोई भी इस तरह से टैक्स नहीं लिया जाएगा स्टेट के द्वारा। और आर्टिकल 28 क्या कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेट के द्वारा फंडेड है वहां पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टेट कैन रेगुलेट और रिफॉर्म द रिलीजियस प्रैक्टिसेस if they are in conflict or inconsistent with the fundamental rights of the citizens, like banning untouchability as per article 17, abolition of untouchability, outlawing the triple talaq, जो ट्रिपल तलाक है ये मुस्लिम महिलाएं हैं उनके अधिकारों का हनन करता था इसलिए इसे आउटलॉ कर दिया। साथ ही सबरीमाला टेम्पल केस जो है उसमें फीमेल्स को टेंपल में एंटर नहीं होने दिया जाता था, इससे उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, तो उस प्रैक्टिस को क्या किया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो स्टेट कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर ऐसी हैं जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो उस प्रैक्टिसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। इन केस ऑफ एसआर बोमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि सेक्युलरिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जिसे पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती। और सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट वन आर्टिकल, इट इज अ कंपोजिट फीचर विच इज स्प्रेड अक्रॉस द प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो सेक्युलरिज्म का प्रोविजन है अमेरिका में किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहले अमेरिका में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1791 आया जिसके तहत सेक्युलरिज्म को एस्टेब्लिश किया गया और यह कहा कि कांग्रेस शैल नॉट मेक एनी लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयर ऑफ। दो क्लॉज डाले इसी आर्टिकल के अंदर जो क्या बताता है, पहला तो एस्टेब्लिशमेंट क्लॉज और दूसरा फ्री एक्सरसाइज क्लॉज। एस्टेब्लिशमेंट क्लॉज का मतलब ये कि स्टेट किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाएगा और ना ही किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से फेवर करेगा और ना ही उसके अगेंस्ट में जाएगा। साथ ही फ्री एक्सरसाइज क्लॉज क्या कहता है कि सिटीजन के पास पूरा का पूरा एक्सेस है कि वो अपने रिलीजन को फ्रीली एंजॉय कर सके विदाउट एनी स्टेट इंटरफेरेंस। अब जैसे कि इंडिया में
इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन चलता है, वैसे ही यूएस सेक्युलरिज्म क्या एस्टेब्लिश करता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट। तो स्टेट कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन टर्म्स ऑफ सेक्युलरिज्म? तो जो ये सेक्युलरिज्म है यूके के अंदर वो काफी डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंडिया एंड यूएसए, क्योंकि यहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड को ऑफिशियल स्टेट चर्च एस्टेब्लिश कर रखा है, और जो ब्रिटिश मोनार्क होगा वही जैसे हेड ऑफ द स्टेट है और वही सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड रहेगा। डिस्पाइट दिस established church, United Kingdom also provide certain religious freedom and prohibit persecution on religious grounds. The Human Rights Act 1998 guaranteed the right to freedom of thought, conscience and religion, and the religious minority have the right to practice their faith freely. इसीलिए यूनाइटेड किंगडम के सेक्युलरिज्म को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट सेक्युलरिज्म या अकोमोडेशनिस्ट secularism. So the United Kingdom has very unique hybrid system जहां चर्च ऑफ इंग्लैंड तो सेरेमनियल और इंस्टीट्यूशनल सिग्निफिकेंस रखता है, और लेकिन एवरीडे गवर्नेंस के अंदर स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगा या न्यूट्रल रहेगा। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कनाडा इन टर्म्स ऑफ सेक्युलरिज्म? तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेक्युलरिज्म वर्ड डायरेक्टली इंसर्ट नहीं है, इट फ्लोज from the fundamental rights like Charter of Rights and Freedom 1982। इसी चार्टर के सेक्शन 2A के अंदर कहा है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, इसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, जैसे इंडिया में होता है। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं रहेगा स्टेट का। स्टेट न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ फेथ। इनका ये मानना है, कनाडा वालों का ये मानना है दैट सेक्युलरिज्म इज नॉट अबाउट एक्सक्लूडिंग रिलीजन फ्रॉम द पब्लिक लाइफ बट अबाउट एंश्योरिंग दैट ऑल द फेथ आर ट्रीटेड इक्वली। अब हमने जो पढ़ा है इतने फीचर्स को इतना डिटेल के अंदर, पूरा इंडिया को कंपेयर करते हुए यूएसए, यूके, कनाडा को पढ़ा है, इन पूरे जितना भी हमने पढ़ा है उसे हमने एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया है, जिसे आप इजीली, अगर आपको पूरा समझ में आ चुका है तो आप इजीली इससे समझ सकते हैं, पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना जो कीमती कमेंट है वो जरूर बताएं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।